दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे है और ये दिन हम क्यों मनाते हैं? वैसे मेरे हिसाब से अगर हमें एनवायरनमेंट की चिंता है तो हमारा हर दिन वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होना चाहिए। लेकिन फिर भी मुझे खुशी है कि हम साल में एक दिन वातावरण की बात तो करते हैं, एनवायरनमेंट की बात तो करते हैं। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि एनवायरनमेंट के क्या इश्यूज हैं। क्यों क्यों एनवायरनमेंट की इतनी चिंता करनी चाहिए? तो दोस्तों मैं सबसे पहले ये कहूंगा कि हमारा जो वातावरण है वो पानी, हवा और भूमि, ये तीन वातावरण के ऐसे अंश हैं जो कि हम कभी भी इनको भुला नहीं सकते। अब पानी की बात करें तो पानी की कमी है। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि पानी की कमी है या नहीं है। क्यों? इसमें मैं एक चीज कहूंगा कि आज से 20, 25, 30 साल पहले हम लोग जब घर से निकलते थे तो हमें कोई चिंता नहीं होती थी कि पानी हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। हमें पता था कि हर बस स्टैंड पे, हर बस स्टॉप पे, हर रेलवे स्टॉप पे हमें पानी की उपलब्धि होगी। हम अपनी बॉटल पानी से भर लेते थे और गाड़ी में आके बैठ जाते थे। लेकिन आज की डेट में पहली बात तो यह है कि पानी उपलब्ध नहीं है, और अगर है भी तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप वो पानी भर के पी लें, क्योंकि आपको आशंका है कि वो पानी साफ है कि नहीं, वो पानी पीने योग्य है कि नहीं। तो आप पहला काम ये करते हैं, ट्रेन में बैठने से पहले, बस में बैठने से पहले, कि आप 20 रुपए 1 लीटर पानी के लिए खर्च करते हैं और वो बॉटल अपने पास रखते हैं। आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाइए तो सबसे पहले वो जो वेटर है वो आपके टेबल पे आके पानी की बॉटल रखेगा। बाकी की बातें बाद में करेंगे। सो इसका मतलब है कि पानी की कमी हुई है। ना सिर्फ कमी हुई है, पानी की जो गुणवत्ता है, पानी की जो क्वालिटी है, वो भी तो खराब हुई है। इसलिए आप नहीं चाहते हैं कि किसी भी नल से जो पानी बह रहा है, आप उस पर विश्वास नहीं करते हैं कि वो पानी पीने योग्य है कि नहीं। किसी रेस्टोरेंट में आप पानी की बोतल की जगह ये नहीं चाहेंगे कि वो पानी का जग लेके आए, क्योंकि आपको विश्वास नहीं है कि वो जो पानी जग में लेके आ रहा है वो साफ है कि नहीं। तो सीधी बात है कि पानी की मिकदार, पानी की गुणवत्ता दोनों चीज कम हुई है समय के हिसाब से। और आज से अगर 20-30 साल पहले कोई अच्छा इंटेलिजेंट आदमी या बुजुर्ग आदमी ये कहता था कि आने वाले समय में पानी के लिए आपको मोल देना पड़ेगा, मोल चुकाना पड़ेगा, तो आप हंसते थे। पानी भी कोई मोल चुकाने, पानी भी खरीदा जाता है, पानी तो हर जगह उपलब्ध है। लेकिन आज की डेट में मेरे दोस्तों, ये सच्चाई है कि आप लोग पानी खरीद के पी रहे हो। इसके बाद आता है हवा। अब कहा जाता है कि चाहे आप इंग्लैंड में बैठे हैं, चाहे अमेरिका में बैठे हैं, चाहे हिंदुस्तान में बैठे हैं और हिंदुस्तान की किसी भी सूबे में बैठे हैं, तो आप एक जैसा सांस ले रहे हैं, क्योंकि साइंस कहती है कि हवा में ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, नाइट्रोजन 79%। तो वहां कहा जाता है कि आप हर जगह पे एक ही तरह की हवा में सांस लेते हो। लेकिन अब मैं ये नहीं मानता हूं। क्यों? क्योंकि हवा का प्रदूषण इतना बढ़ चुका है। गाड़ियां, कारें, मतलब आप शहर में जाते हैं तो आप कभी भी नहीं चाहेंगे कि आप अपने नाक के ऊपर एक कपड़ा बांध के ना जाएं। धुआं, मिट्टी, हर जगह पे यही मिलेगा। शहर में क्यों, गांव में भी आप चले जाएं। अब गांव में क्या है कि कुछ ना सही तो ट्रैक्टर चल रहा है, वो खेत जोत रहा है तो मिट्टी उठ रही है। और सबसे बड़ी बात जो गांव वालों ने की हुई है वो ये है कि जितने भी फसल की रहंद खूंद है, जैसे इसकी पराली है, पैडी की पराली है, जोने की पराली है, उसको जला लिया जाता है। जितनी भी फसल की रहंद खूंद है उसको जला देते हैं किसान, क्योंकि वो चाहते हैं कि मैं अपना खेत जोतने से पहले बिल्कुल साफ हो और उसको मैं आसानी से जोत सकूं।
उनको नहीं पता लगता है कि वो कितना हवा का प्रदूषण कर रहे हैं। जो फसलों की रहत खून जो है, जिसको जमीन में जाना चाहिए था, कुदरत के हिसाब से वो जमीन में नहीं जा रही। तो हमने वो कुदरत का जो साइकिल बनाया हुआ था उसको डिस्टर्ब कर दिया। जो चीज अगर चली भी जाती, 1 साल 2 साल लगते कि वो जितनी भी इस फसल की रहंद खूंद है वो पूरी तरह से गल सड़ के कार्बन डाइऑक्साइड आस्ते 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 बनती। आपने एक माचिस की तीली के साथ उसको घंटों में उड़ा दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड बन के चली जाए। हो सकता है उसमें कुछ कार्बन मोनोऑक्साइड भी जाती हो। फिर आप अपने खेतों में जरूरत से ज्यादा यूरिया डाल रहे हैं, ठीक हिसाब से यूरिया नहीं डाल रहे हैं, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि वो जो नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस है वो भी हवा में जा रही है। इसी का एक कारण है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं, इन्होंने हमारे पृथ्वी के ऊपर एक लिफाफा बना दिया। इन गैसेस ने एक लिफाफा बना दिया है आपके, और जिससे जो किरणें सूरज की आती हैं, इंफ्रारेड रेडिएशंस, लॉन्ग वेव रेडिएशंस आती हैं, वो शॉर्ट वेव रेडिएशन वापस नहीं जाती हैं और आपको एक गर्मी का एहसास होता है। जैसे दोस्तों आप एक कार को खड़ी करते हो धूप में, और 2-3 घंटे के बाद जब आप उस कार में घुसने की कोशिश करते हो तो इतनी ज्यादा गर्म हो जाती है, वो बाहर से ज्यादा कार के अंदर का टेम्परेचर शायद 5-10 गुना ज्यादा होता है। और कई बार तो ऐसा भी है कि अगर आप उसको खिड़की खोल के अच्छी तरह नहीं रखेंगे तो हो सकता है कि आप बेहोश हो जाए। हो सकता है कि आपके दिमाग पे गलत, ऐसे भी मैंने मरीज देखे हैं जो बीमार हो गए, जिन्होंने अपनी दिमागी जो बैलेंस है उसको बिगड़ गया उनका, क्योंकि उन्होंने अपनी गाड़ी में बैठ गए और जो अंदर वो कार्बन डाइऑक्साइड जमा हुई थी, कई तरह की गैसें जमा हो गई थी, उससे उनके दिमाग पे असर पड़ा। ये हवा का प्रदूषण। अब बात करें तीसरा अंग, जो एनवायरमेंट का तीसरा हिस्सा है, वो भूमि है, मिट्टी है, जिससे सारा कुछ उपजता है। कुदरत ने हमें एक ऐसी चीज दी है जिससे सारी चीजें उपज होती हैं, और हमारा जो जीवन है उस मिट्टी पे निर्भर करता है, उस भूमि पे निर्भर करता है। लेकिन हमने क्या किया, उसमें उसको पक्का कर दिया। शहरों में तो हमें मिट्टी दिखती नहीं है। आप किसी भी शहर में घूमे जाके, अगर आप कहें कि मुझे एक मुट्ठी मिट्टी की मिल जाए तो आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि सड़कें हैं, पक्का किया हुआ है। आप किसी के घर में चले जाएं तो उसने अपना आंगन भी पक्का किया हुआ है, भाई इसमें मिट्टी आती है, मैं तो इसको पक्का करूंगा। तो उस पक्का करने से ये हो गया कि वहां पे किसी तरह की वनस्पति नहीं है, और वनस्पति आपको ऑक्सीजन देती है, ये आप सबको पता है। लेकिन हमें ये है कि ना, मेरे घर के अंदर मिट्टी नहीं जानी चाहिए, मेरा घर साफ रहना चाहिए, मेरा आंगन साफ रहना चाहिए, वनस्पति हो ना हो मुझे फर्क नहीं पड़ता है। तो फर्क मेरे दोस्तों पड़ता है। फर्क इस बात का पड़ता है कि आपके वातावरण में, आपके एनवायरमेंट में ऑक्सीजन की कमी होती जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ती जा रही है, जिससे आपको कई तरह के रोग होते हैं। और हम उसको समझते ही नहीं है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं, दवाइयां खाते हैं, हम खुश हैं, ओके, डॉक्टर ने मुझे ये कहा, डॉक्टर ने दवाई दे दी, वो 1000 रुपए की दी तो ज्यादा खुश है, 2000 की दी तो उससे ज्यादा खुश है। और अगर डॉक्टर ये कह दे आपको दवाई की जरूरत नहीं है, आपके अपने घर में जाके वनस्पति लगाएं, पौधे लगाएं, पेड़ लगाएं, तो आप उस डॉक्टर को गालियां दोगे, कैसा बेवकूफ डॉक्टर है, इसने तो मेरा कुछ देखा ही नहीं, मेरी बीमारी क्या है। सो ये हमारी सोच है दोस्तों। अब सवाल ये आता है कि क्या करें। फिर हम सरकार को दोषी मानते हैं। अब सरकारें भी क्या करें। सरकार अगर सख्ती करती है तो आप लोग जिंदाबाद मुर्दाबाद शुरू हो जाते हो। डेमोक्रेसी है, सरकार को भी पता है भाई हमने वोट लेनी है तो इनसे लेनी है, इनका जिंदाबाद मुर्दाबाद नहीं चलेगा, हमारी सरकार गिर जाएगी। तो वो आपके हिसाब से चलते हैं। ना भी आपके हिसाब से चले, उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं है, उनके पास इतना पैसा नहीं है, उनके पास इतने मुलाजिम नहीं है कि वो इतनी ज्यादा बड़ी आबादी को देख सके। तो फिर क्या करें दोस्तों। हम खुद भी सब कुछ कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कैसे।
चलिए मैं पहले आम आदमी की बात करता हूँ, अपने घरों में जो रहते हैं, चाहे वो किसान है, चाहे वो इंडस्ट्री है, चाहे वो मुलाजिम है, चाहे वो कोई मजदूर है। जब वो अपने घर में रह रहा है तो पहले उसका फर्ज क्या बनता है? सबसे पहले ये होता है कि आपके घर से कितना कूड़ा निकल के आ रहा है। हमें पता है, हमारी जो घर में गृहिणियां हैं, कूड़ा इकट्ठा किया, लिफाफे में बांधा, ऊपर से गांठ डाली, वो कूड़े वाला ले गया। शहरों में तो कूड़े वाला ले जाता है, आप खुश हैं, कूड़े वाला ले गया हमारा कचरा। लेकिन आपको पता है वो कूड़े वाला जाके कहाँ फेंकता है? वो वहां पे फेंकता है जहां उसको लगता है कि यहाँ आबादी नहीं है, वहां ढेर कर देता है। या अगर दिल्ली जैसे शहर में, चंडीगढ़ जैसे शहर में देखा जाए, तो कूड़े के ढेर सरकार ने भी कहा यहाँ कूड़ा फेंकिए, वो फेंकते 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 कूड़े के पहाड़ बन जाते हैं। और उन पहाड़ों में आपने दिल्ली जब आप एंटर करते हैं तो आपने देखा होगा धुआं निकलता है और वो प्रदूषण का कारण बनता है। क्या हम इस कूड़े को मेंटेन नहीं कर सकते? इस कूड़े को मैनेज नहीं कर सकते? आप कहेंगे कैसे? ये तो सरकार करे। मैं भी कहता हूँ हाँ, अगर लेके जा रहे हैं तो सरकार को चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि अगर 3 R का प्रिंसिपल हम फॉलो करें, तो उसमें पहला है कि आप कूड़ा कम क्यों नहीं करते अपने घर से? क्या आपके माइंड में ये नहीं आता कि आज यार मेरे मेरे घर से कूड़ा 3 दिन नहीं, हफ्ते के बाद निकलना है? आप कहोगे कैसे? कूड़ा तो निकलना है। मैं कहूंगा नहीं, जितना भी आपके किचन का कूड़ा है, उसमें सब्जियों के बाद जो रहंद खूंद रह गई है, आपके चाय बनाने के जो बाद पत्ती रह गई है, आपके बर्तन साफ करने के बाद जो उसमें जो भी रह गया रहंद खूंद है, आप उसको अलग से नहीं रख सकते? वो सारा ऑर्गेनिक नहीं है। तो अगर आपके पास छोटा सा भी आंगन है, नहीं भी है, तो आपके पास एक क्यारी तो आप बना सकते हैं। उसमें एक गड्ढा बनाइए, उस गड्ढे में वो सारा कूड़ा डालिए, ऊपर एक छोटी सी मिट्टी की तह डाल दीजिए। वो तो हफ्ते 10 दिन 15 दिन महीने के बाद वो सारा गल सड़ जाएगा। उसको आप खाद के तौर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं अपने गमलों में। नहीं क्या आ रही है तो आप एक ड्रम ले लीजिए छोटा सा, 20 लीटर का, 50 लीटर का, 100 लीटर का, 200 लीटर का, उसमें डाल दीजिए। ऊपर थोड़ी सी मिट्टी की तह डाल दीजिए, उसके बाद फिर डाल दीजिए। वो आपके पास एक खाद बन जाती है। नहीं आपके पास खाद इस्तेमाल करने का है कुछ भी जमीन, आप उस खाद को बेच भी सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी सी जहमत उठानी पड़ेगी कि किचन में 2 तरह के वेस्ट बिन आपको रखने पड़ेंगे। एक जिसमें किचन ऑर्गेनिक वेस्ट है, सब्जियों की रहन खून, बर्तनों की जूठ, चाय पत्ती। दूसरा जो आपके लिफाफे हैं, चाहे आपने नमकीन लाई है तो लिफाफा, आप सब्जी लेके आते हैं तो लिफाफा। तो सब्जी लेके आते तो लिफाफा क्यों? क्या सब्जी लेने आप झोला नहीं लेके जा सकते? उस झोले में सब्जी नहीं ला सकते हैं? आप दुकानदार को कहिए मुझे लिफाफा नहीं चाहिए, इसमें डाल दो, वो तो खुश होगा, उसका लिफाफा बच रहा है। लेकिन ये हमें सोचना पड़ेगा, और मैं आप कहाँ झोला लेके जाऊं, कहाँ कौन ढूंढे झोला? मैं तो जा रहा था, रास्ते में सब्जी ले ली, लिफाफा ले लिया। ये तो आपको सोचना पड़ेगा अगर आप वातावरण के प्रेमी हैं, अगर आप चाहते हैं कि वातावरण ठीक हो। दूसरी बात, आपने अपने घर के आंगन सारा पक्का किया हुआ है, क्यों? आपको वनस्पति अच्छी नहीं लगती? आप नहीं चाहते मेरे घर में एक लॉन हो? आप नहीं चाहते हैं कि लॉन के लिए जगह नहीं है तो एक क्यारी बना ले, उस क्यारी में मैं छोटे छोटे प्लांट्स लगा लूं, उन प्लांट से मुझे कुछ कुछ तो ऑक्सीजन मिले। लेकिन हम पक्का, मैं मुझे हैरानगी होती है कि गांव में बहुत बड़े बड़े उनके इतने घर बड़े नहीं होते जितना उनके पास जगह होती है आंगन की, वो सारा पक्का किए ईंटें लगा के, टाइलें लगा के। मुझे नहीं समझ आती है कि उस जगह पे अगर वो दरख्त लगा लेते हैं, खूबसूरत प्लांट लगा लेते हैं, फूलों के प्लांट्स लगा लेते हैं, उनको इस चीज का एहसास नहीं होता? कभी वो एहसास करके देखें, लगा के देखें। तो दोस्तों, हम सब का फर्ज बनता है कि अपने घर में कम से कम ये प्रण ले लें कि 1 या 2 प्लांट्स जरूर लगा लें, उनको पानी दें, गमले रखें,
लेकिन आंगन को पक्का मत करें, आंगन को कच्चा छोड़े, उस पे घास लगाएं। और जब आप वो ग्रीन ग्रास को देखते हैं तो आपकी आंखों में, आपके मन पे कितना अच्छा सुरूर आता है। आप उसको इमेजिन करके देखिए, मैं लफ्जों में नहीं बयान कर सकता उसको। इसके बाद आए तो वही ग्रीन बेल्ट वाली बात आती है। अगर आपका आंगन कच्चा होगा तो जितने भी बारिश का पानी है वो जमीन में समा जाएगा। और ये हमारा फर्ज बनता है कि हम जमीन में से पानी निकाल तो रहे हैं, लेकिन उसको डाल नहीं रहे बीच में, सेविंग नहीं कर रहे। लेकिन जितना आप कच्चा छोड़ेंगे, जितना ग्रीन बेल्ट छोड़ेंगे, उतना कुदरत आपसे खुश होगी कि इस आदमी ने अगर जमीन से पानी निकाला है तो कुछ हिस्सा वापस भी डाल रहा है। डाल कैसे रहा है? उसने एक कच्चा छोड़ दिया, ग्रीन बेल्ट छोड़ दिए, घास लगा दिए, तो जिसमें बारिश का पानी समा रहा है। अगर आपने पक्का कर लिया तो वो सारा बारिश का पानी आपके सीवरेज सिस्टम से, नालियों से होता हुआ सीवर में जाएगा, सीवर से होता हुआ दरिया में जाएगा, दरिया से होता हुआ समुद्र में जाएगा। और अगर इससे भी अच्छे वातावरण प्रेमी आप बनना चाहते हैं तो घर में छत पे जो बरसात का पानी पड़ता है उस पानी को स्टोर कीजिए, अंडरग्राउंड टैंक बनाइए। वो टैंक जो स्टोर किया हुआ पानी है उसको इस्तेमाल करें, सब्जियां उगाने में, किचन गार्डन में, लॉन में, फर्श धोने में, गाड़ी धोने में, कोई चिंता नहीं है हमें। लेकिन जब आप वही गाड़ी, वही लॉन, वही फर्श उस पानी से धोते हैं जो आपको सप्लाई किया जाता है कारपोरेशन द्वारा, सरकार द्वारा पीने के लिए, वो पानी आप बहाते हैं फर्श धोने के लिए, मुझे बड़ा अफसोस होता है दोस्तों। क्योंकि ऐसे ऐसी जगह भी है जहाँ पे हमारी महिलाएं 10-10, 15-15 किलोमीटर जाके पैदल पानी लेके आती है, पीने का पानी, नहाने की तो बात मत करें। और दोस्तों अगर मैं ये बता दूं आपको कि शायद एक समय ऐसा आए जिस हिसाब से हम पानी को बर्बाद कर रहे हैं तो आपको टेलीफोन करके पेमेंट बेसिस पे पानी मंगाना पड़े, और वो वहां से आपको आवाज आए कि पीने के पानी के लिए एक दबाएं, नहाने के पानी के लिए दो दबाएं, किचन गार्डन, फर्श और गाड़ी धोने के लिए तीन दबाएं। तो वो एक तीन का मतलब है, एक दो तीन का, कि पीने का पानी सबसे महंगा मिलेगा। आपने ऑनलाइन पैसे जमा कराएंगे तो आपके घर में डिलीवरी। लेकिन दोस्तों हमारे कितने लोगों के पास इस वक्त खाने के लिए पैसे नहीं है। हिंदुस्तान में 80 करोड़ लोगों को दो वक्त का जो खाना है वो फ्री में दिया जाता है, राशन फ्री में दिया जाता है। वो 80 करोड़ लोग, आप समझ सकते हैं कि पानी कहां से लेंगे। लेकिन इससे भी अगली बात है, जो 20 करोड़, उसके बाद जो एक 40 करोड़ कहें, 50 करोड़ कहें, जो रह गए, जो कहते हैं कि हमारे पास पैसा है, हम पानी खरीद सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि कई बार पानी की ऐसी किल्लत हो जाती है, आप मिन्नतें करते रह जाते हैं, अगला कहता है कि मेरे पास 4 दिन की पेंडिंग है, आप बात मत करें, 4 दिन, 4 दिन के बाद मुझे फोन करें, मैं पानी आपको टैंकर लेके आऊंगा। और मेरे साथ ये हुआ है कि हाथ धोने के लिए पानी नहीं है और मैं टैंकर वालों को फोन पे फोन करी जा रहा हूँ कि यार मेरे घर में पे एक टैंकर डाल दो। और फोन करते करते तीसरे दिन सिफारिश करने के बाद मेरे घर में टैंकर आता है, जो 800 का टैंकर है उसके लिए मैं 1200 रुपए देता हूँ। तो कहने का मतलब ये है कि पैसा होते हुए भी आप चीज को खरीद नहीं सकते क्योंकि चीज उपलब्ध नहीं है। ये सोचिए, आपने सोचना है ये तो थी घरेलू आम इंसान, कैसे पानी को कम इस्तेमाल किया जाए। नहाने के लिए अगर आप 2 बाल्टी बरतते हैं, एक करें, एक करते हैं इस्तेमाल तो आधी करें, आधी बाल्टी से भी नहाया जा सकता है। ब्रश करने के लिए दांतों का वो, उसके लिए आधा मग भी पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं, टूटी चलती नहीं रख सकते, जरूरी नहीं है। लेकिन हमें सोचना पड़ेगा, और सोचेंगे तब जब हमें पता लगेगा कि पानी कितना अमूल्य है। बात करते हैं खेती बाड़ी की। अब खेती बाड़ी में क्या है कि हवा का प्रदूषण है तो
मैं जला दूं, मुझे कुछ। अभी पंजाब में ऐसा हुआ, 2-3 हादसे ऐसे हुए कि किसानों का ही कोई आदमी, गांव का ही आदमी मर गया। वो मोटरसाइकिल पे जा रहा था, धुआं इतना आ गया सड़क पे, उसे पता नहीं लगा। वो एक तरफ गिर गया और गिरने के बाद वो मर गया, जल के मर गया। किसका दोष है? सोचिए, मुझे नहीं पता है किसका, मैं नहीं कहूंगा। वो किसान का दोष है, वो सरकार का दोष है, उस आदमी का दोष है, मुझे नहीं पता। आप सोचिए, आप मुझसे अच्छे बेहतर जानते हैं। और जब एक किसान वो पराली जलाता है या और फसलों की रहन खून को जलाता है, वो ये नहीं सोचता कि पहले पहला नुकसान वो अपने बच्चों का कर रहा है। क्योंकि पहले धुआं तो गांव में होगा ना, उसके बच्चे भी वही सांस लेंगे। ये सोचिए, बाकियों के बाद में देखिए। इसके बाद आइए, खेत है, खेत पूरे खेत बनाए। जो दरख्त होते थे उनको काट काट के, नहीं नहीं नहीं, ये छांव करता है, ये दरख्त ठीक नहीं है, इसको काट दे, इसको फेंक दे। जहां पे उनकी मोटर लगी है वहां भी दरख्त नहीं है कि छां के नीचे बैठे छाया। फिर क्या ये नहीं कर सकते हैं कि मैं थोड़े बहुत दरख्त लगा लूं अपने खेत के इर्द गिर्द? जहां पे मेरी मोटर लगी है पानी की, मैं वहीं दरख्त 2-3 लगा लूं। क्यों लगाऊं, मुझे क्या फर्क पड़ता है? ये सोचना पड़ेगा। फिर खाद डालनी है, पानी लगाना है, तो खुला पानी। क्योंकि आपको बिजली फ्री है, ट्यूबवेल चलते हैं, बरसात हो रही है, खेत में पानी खड़ा है, फिर भी ट्यूबवेल चल रहा है। क्यों भाई? क्योंकि बिजली फ्री है, ठीक है, मेरा क्या, मुझे क्या, मेरा क्या जाता है? ये सोचना पड़ेगा। जाता आपका है दोस्तों। अगर आज आपके पास पानी है, बिजली फ्री है, तो कल को बिजली फ्री भी होगी, लेकिन पानी नहीं होगा। आप कहेंगे अब मैं क्या करूं, मैं तो कोई भी फसल नहीं उगा सकता। फिर शायद आपको पछतावा हो, या आपकी आने वाली पीढ़ी को पछतावा हो कि हमारे पुरखों ने क्या किया, उन्होंने हमारा तो बेड़ा बिठा दिया ना। ये आपने सोचना है। खादें आप डाल रहे हैं, मेरे साथ वाले ने 100 किलो डाला, मैं तो 120 डालूंगा। उसने 130 किलो डाला, मैं तो 150 किलो डालूंगा। साइंस क्या कहती है, जो आपके विज्ञानी कहते हैं कि आपने 100 किलो से कम डालिए, 95 किलो डालिए, 90 किलो। लेकिन आपको देखा देखी कर रहे हैं ना, उसने डाला मैं भी डालूंगा उसने। आपको ये नहीं पता कि जितनी आप खाद डाल रहे हैं, ज्यादा डालेंगे उतना उसका वो हवा का प्रदूषण कर रहा है वो, और आपके हाथों से निकल जा रहा है। क्यों नहीं हम इस चीज को सोचते? तो देखिए, आपने सोचना। अब बात करते हैं इंडस्ट्री की। हमारे जो कारखाने हैं, हमारी जो फैक्ट्रीज है, कहते हैं कि इंडस्ट्री होनी चाहिए, इंडस्ट्री होनी चाहिए, क्योंकि रोजगार मिलता है, दिस दैट ये वो। कभी आपने सोचा कि उस इंडस्ट्री से कितना गंदा पानी निकलता है और वो कहाँ जाता है? एक इंडस्ट्री करोड़ों रुपया कमा रही है, लेकिन वो कुछ लाख, 3-4-5 लाख खर्च नहीं कर सकती है कि उस इंडस्ट्री से, उस फैक्ट्री से जो गंदा पानी निकलता है, उस गंदे पानी को एसटीपीज द्वारा, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट द्वारा साफ करके छोड़ा जाए। आपको कोई हक नहीं बनता है कि आप गंदा पानी वातावरण में फेंकें। आपकी फैक्ट्री से गंदा धुआं जो है, उसमें हानिकारक गैसेस जो है वो निकले और वातावरण को गंदा करें। नो, आपको कोई हक नहीं बनता। वो अलग बात है कि आपको कोई कुछ कह नहीं रहा है, डेमोक्रेसी है, आप उस डेमोक्रेसी का नाजायज फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि आपको पड़ी है कि मेरा प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, आपको कोई फिक्र नहीं है वो वातावरण दूषित हो रहा है। उस वातावरण में आपके भी बच्चे उतने ही प्रभावित हो रहे हैं जितने कि दूसरों के हो रहे हैं। क्योंकि आपको चिंता है सिर्फ पैसे की। आपने अपनी इंडस्ट्री में कोई ग्रीन बेल्ट नहीं रखी हुई है, आपने भी पक्का किया है। आपकी जो छतों से, इंडस्ट्री की छतों से पानी, बारिश का, बरसात का पानी जो है, वो पानी भी सीवरेज द्वारा होता हुआ फैक्ट्री से बाहर चला जाता है, नदियों नालों में जाता हुआ समुद्रों में चला जाता है।
आपने कोशिश की कि उस पानी को रोका जाए, उस पानी को स्टोर कर लिया जाए, उस पानी को जमीन के अंदर रिचार्ज किया जाए। क्यों करें? हमें क्या जरूरत पड़ी है 2-3 लाख रुपए खर्च करने की? हमें तो पानी निकाल रहे हैं। डेमोक्रेसी है, सरकार को कहेंगे, सरकार अगर कुछ करेगी तो हम शोर उठाएंगे, वोट नहीं डालेंगे, जिंदाबाद मुर्दाबाद करेंगे, तो सरकार फिर आपके हिसाब से चलती है। सो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यही था कि हमारा वातावरण बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। उसका खामियाजा भुगत रहे हैं हम बीमारियों के रूप में। फिर हम कहते हैं कि ये भगवान की इच्छा थी, मैं बीमार हो गया, भगवान की इच्छा थी, मुझे बचा लिया तो भगवान ने बचा लिया। भाई साहब, भगवान तो उनको ही बचाता है जो अपनी पहले अपनी रक्षा खुद करते हैं। आप कहें कि मैं गंदगी डालता जाऊं, डालता जाऊं, डालता जाऊं, कुदरत के असूलों को ना फॉलो करूं, तो भगवान मुझे बचा लेगा? तो ये शायद आपकी गलत सोच है। भगवान भी उनकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करते हैं, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। सो दोस्तों, मेरी ये विनती है कि इस वातावरण दिवस को इस रूप में ना मनाया जाए कि हम इकट्ठे हो गए, चाय पानी पी लिया, पानी बोतलों में पिया, चाय जो है वो डिस्पोजेबल्स में पी, और उसके बाद इतना ह्यूज गार्बेज इकट्ठा हुआ, तो एनवायरनमेंट डे मनाने के इवज पे हमने इतना बड़ा जो गार्बेज है वो एनवायरनमेंट में डाल दी। अगर यही एनवायरनमेंट डे मनाना है तो इस एनवायरनमेंट डे को भूल जाएं, एनवायरनमेंट को भूल जाएं, अपने आप को भूल जाएं, और ये रखें कि हमारी जिंदगी जो है, हम तो तबाह होके मरेंगे। आप जवान हैं, आप बच्चे हैं, तो आपको कोई चिंता नहीं, लेकिन जब आप 50 के ऊपर हो जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि वातावरण का साफ होना कितना जरूरी है। लेकिन उस समय दोस्तों बहुत देर हो चुकी होगी। तो आइए अपने वातावरण को संभालिए, और वातावरण दिवस आपको एक पुश देता है कि आज है, आपको याद करवा रहा है। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि आपने आज सेलिब्रेट कर लिया, मैंने अपने व्यूज दे दिए तो मैं भूल गया। आप इसको कैरी ओवर करना है कि आज वातावरण डे 5 को था, 6 को मैंने ये करना है, 7 को मैंने ये करना है, 8 को मैंने ये करना है। सो दोस्तों, ये आपकी मर्जी है कि आप इस वातावरण डे को, मैं कहूंगा कि हर दिन वातावरण, जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपके जहन में सबसे पहली चीज ये आ रही है कि क्या मैं वातावरण को खराब तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं पानी को प्रदूषित तो नहीं कर रहा हूँ, क्या मैं हवा को प्रदूषित तो नहीं कर रहा हूँ, क्या एक मैं उस गाड़ी में ट्रेवल तो नहीं कर रहा हूँ, एक गाड़ी जो 5 लोगों के लिए, मैं अकेला उसमें सफर कर रहा हूँ, मैं कितना ज्यादा पोल्यूशन कर रहा हूँ। क्या मैं एक जब गाड़ी चला रहा हूँ तो मैं साइकिल वाले की कदर करता हूँ जो बेचारा पोल्यूशन कॉज नहीं कर रहा है, या मैं एक पैदल चलने वाले की कदर करता हूँ जो बेचारा प्रदूषण कॉज नहीं कर रहा है। लेकिन आप कहते हो कि नहीं, मैं गाड़ी पे हूँ, वो साइकिल पे है, चाहे वो अमीर भी हो आप उसको गरीब समझेंगे क्योंकि वो साइकिल पे है। ये हमारी सोच है। जो पैदल चल रहे हैं वो भी आपके जहन में ये कि ये गरीब आदमी है, ये तो, इसको मैं क्या समझता हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी पे हूँ, 10 लाख की गाड़ी है, 8 लाख की गाड़ी है, 20 लाख की गाड़ी है, 50 लाख की गाड़ी है, ये तो 2000 के साइकिल पे जा रहा है। वो दूसरा, उस गधे के पास साइकिल भी नहीं है, वो पैदल चल रहा है। तो भाई साहब, वो लोग भगवान के ज्यादा नजदीक है क्योंकि वो प्रदूषण नहीं कर रहे, ना हवा का, ना पानी का, ना भूमि का। और आप जो है वो तीनों तरह का प्रदूषण कर रहे हैं। अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो धुआं निकल रहा है, वो ऊपर जा रहा है, और जब बरसात आती है वही धुआं तेजाब बन के नीचे आपकी भूमि को प्रदूषित कर रहा है, पानी को प्रदूषित कर रहा है। आप इस चीज को समझिए, और अगर मेरे विचार अच्छे लगे हों, इनको अपने बांध दीजिए, अपने साथ रखिए। अगर नहीं लगे हों अच्छे तो मुझे माफ कीजिए। धन्यवाद।